स्टूडेंट्स, सो वेरी वेरी वेलकम टू आईएफएस। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में, इस वीडियो में, जिस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट को ड्यूरिंग एग्जाम जो भी स्टूडेंट बहुत सारे मिस्टेक करके आता है और बाद में उसको लेके पछताता है कि यार ये जो चीजें हैं ये मैंने अगर नहीं की होती तो शायद मेरा आज जो स्कोर है वो स्कोर 10 मार्क्स ज्यादा होता, 20 मार्क्स ज्यादा होता। तो ये जो ड्यूरिंग एग्जाम स्टूडेंट हमेशा मिस्टेक्स करते हैं, इन मिस्टेक्स को लेकर आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आप लोगों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी चीजें जो आपको हर एक फील्ड में छोटे से छोटे, चाहे वो आप एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी को लेकर हो या फिर आपका माइंडसेट को लेकर हो या फिर टाइम मैनेजमेंट को लेकर हो, कहीं ना कहीं जाके वो चीज आपको जरूर हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को सबसे पहले तो बता देता हूं, एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो स्टूडेंट हर कोई स्किप करके चलता है इस पॉइंट को, जिनको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट जो है ना इसको हम कोई नहीं टाइम पे जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन स्टूडेंट प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम किस प्रकार होती है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर आप लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके सामने कोई भी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, ऑनलाइन आपकी पेपर होता है तो स्क्रीन पे जैसे क्वेश्चन आता है ना तो आपको ऐसा हो जाता है ये क्वेश्चन को मैं कब फिनिश कर लूंगा, और इसी वजह से आप वो जो नोटपैड होता है वो नोटपैड पे कहीं पे भी वो जगह जिधर भी दिखे आप लोग जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे और तुरंत, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको लेटेस्ट से आपने कुछ यहाँ पे पहले ही सॉल्व किया था, यहाँ पे पहले ही सॉल्व किया था, तो इसका बाकी वाला पार्ट आप इधर सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। अब कभी कभी ऐसा होगा कि आपका ये जो नोटपैड है, इस नोटपैड में आपका वो जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा उस टाइम पे सॉल्व ना हो जाए, तो आप बाद में क्या करते हो, जब भी आपको बाद में टाइम मिले, जब आप रीचेकिंग करने के लिए आओगे तो उस टाइम पे इस टाइप्स के क्वेश्चंस को जरूर देखते हो जिन क्वेश्चंस के लिए आपने ऑलरेडी अपना समय दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आपकी ऑलरेडी 2 या 3 ऑप्शंस आपने सॉल्व किए थे, सिर्फ एक ऑप्शन बचा था। तो इस सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन कौन सी जगह पे सॉल्व किया है। तो इसके लिए एक सबसे बेस्ट और आसान टेक्निक मैं आप सभी लोगों को यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको करना क्या है, वो जो नोटपैड होगा जहां से आप लोग सारे नोट्स लिख सकते हो या फिर सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को, तो उसको सबसे पहले तो इस फॉर्मेट में लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे मैथमेटिकल साइंस में इक्वेशंस होते हैं, लंबे लंबे इक्वेशंस होते हैं। तो अगर आप इस फॉर्मेट में पेपर यूज करते हो तो मोस्टली इक्वेशन यहां तक आते हैं, यहां तक आप कर पाते हो, और ये जो चीजें हैं ना यहां पर आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। तो कोशिश कीजिएगा कि नोटपैड को आप हॉरिजॉन्टली रखें, ये आपकी फर्स्ट बात है। दूसरी बात यह है कि इस नोटपैड को जब आप यूज करोगे, सपोज आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया, सपोज आपने इस पार्ट में कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हो एक जगह पे ही सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और एंड में जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है उसको आपको एक सर्कल या फिर एक शेप में उसको डाल देना है पूरे क्वेश्चन को, और वहां पे एक नंबर डाल दिया, लेटर से 23। उस नंबर डालने से आपको पता चल जाएगा, तुरंत दिख जाता है कि भाई 23 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैंने यहां पर सॉल्व कर दिया। अब स्टूडेंट बोलेंगे सर पार्ट बी में और पार्ट सी दोनों जगह पे 23 होगा, तो भाई अगर दोनों जगह पे भी 23 होगा तो भी नोटपैड में आपको कितने 23 मिलेंगे, 2 जगह पे मिलेंगे, उसमें से आप आराम से चेक कर सकते हो कौन से टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है। तो ये कोशिश कीजिएगा। क्यों? तो जब आप बाद में आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से देखना चाहते हो तो आपका समय इसमें ना जाए कि आपका पहले क्वेश्चन कहाँ है वो ढूंढना स्टार्ट हो जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है स्टूडेंट को जहां सॉल्व किया वो क्वेश्चन ही नहीं याद रहता कि कहां पे सॉल्व किया, फिर ढूंढता बैठता है यहाँ पे है, यहाँ पर, यहाँ पर। तो इस चीज को माइंड में क्लियर रखिए कि वो शेप बना के रखिए और वहां पे क्वेश्चन नंबर लगा के रखिए, ताकि आपको पता चले कौन सा क्वेश्चन आपने कहां पर सॉल्व किया है। दूसरा पॉइंट, टाइम फॉर ईच क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, टोटल एग्जाम में क्वेश्चन जो निकलते हैं वो टोटल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 120, जिसमें से मैक्सिमम सॉल्व करने होते हैं 60, जिसमें से आपने 45 भी सॉल्व कर दिए तो आप CSR नेट एग्जाम ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हो। 45 करेक्ट बोल रहा हूं मैं। तो 45 क्वेश्चंस के लिए आपको 3 आवर्स दिए हैं। 45 क्वेश्चंस के लिए अगर देखने जाए एक्चुअल में तो आपको 3 आवर्स दिए हुए हैं। अब बात ऐसी है कि कितने स्टूडेंट्स उस एग्जैक्टली 45 क्वेश्चंस को ही वो 3 आवर्स यूज करेंगे। आई मीन
कि बाकी के जो क्वेश्चन है जो कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को दिए गए हैं, उन कंफ्यूज करने के लिए जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट कितना समय देते हैं। कुछ स्टूडेंट उसमें 10 मिनट वेस्ट करेंगे, कुछ लोग उसमें 20 मिनट, तो कुछ लोग उसमें 30 मिनट वेस्ट कर देते हैं। और इसी वजह से मैं बोलता आया हूं कि ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट में आप लोगों को क्वेश्चंस वो डिसाइड करना बहुत जरूरी है, और कौन सा क्वेश्चन कर ले इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना है। क्योंकि जो क्वेश्चन आपके बजट का ही नहीं है, आप उस क्वेश्चन को अगर ज्यादा समय दोगे तो आपकी समय की बर्बादी होगी, टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ी हो जाएगी। तो याद रखिएगा, फॉर ईच क्वेश्चन आपको कितना टाइम देना है। ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 सेकंड के बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि ये क्वेश्चन अभी भी मेरे टच में नहीं आ रहा है, एक बार पढ़ने के बाद रियलाइज हो रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे टच में नहीं आ रहा है, तो तुरंत आगे बढ़ो। इसी के अलावा अगर कोई टॉपिक्स आपने किया ही नहीं है और उस टॉपिक को देखो, कभी भी क्या होता है कि आपने अगर कोई टॉपिक प्रिपेयर नहीं किया ना, आपको उसको क्वेश्चन आसान लगते हैं, और जो टॉपिक प्रिपेयर किया उसके क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं। क्यों? तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन में थोड़ा बहुत पढ़ लेता तो आ जाता। तो भाई आपने अगर पढ़ लेता होता तो आ जाता, इतना आसान पेपर नहीं निकलता। हमेशा याद रखिएगा, आपने अगर कोई टॉपिक नहीं किया है उसका क्वेश्चन आते ही स्किप कर लो, उसको बाद में देख लेना, ठीक है। सो दिस इज सेकंड पॉइंट, टाइम फॉर ईच क्वेश्चन। थर्ड वन, एंड आई विल से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टूडे सेशन, जो कि रीचेकिंग ऑफ आंसर्स है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपका जो पेपर है उसको आपने ऐसे नंबर वाइज आपने सॉल्व करवा के रख दिया, आपने नंबर वाइज पेपर को अगर सॉल्व करवा के रख दिया तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहां है। अब कोई भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, तुरंत उसी समय आप उस क्वेश्चन को चेक करने जाओगे ना, आपके माइंड में ऑलरेडी वो सॉल्यूशन चलता रहता है, और इस वजह से उस टाइम पे आपको सब कुछ सही दिखेगा। लेकिन कुछ समय बाद, जैसे कि आपने लेटेस्ट से 23 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर पार्ट बी के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर 23 नंबर को देखोगे ना, सो इट इज लिटिल बिट आपको वो नया लगेगा, लिटिल बिट आप उसको थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट वे से सोचेंगे, और इस सिचुएशन में वहां पे अगर कोई मिस्टेक्स हुई है तो वो मिस्टेक्स आप लोग सुधार पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इस बात को पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर एग्जाम में हर स्टूडेंट से कहीं ना कहीं छोटी ना छोटी मिस्टेक्स होती ही होती है, वो आपसे भी होगी। अब बात उसमें इतनी सी है कि कितने स्टूडेंट्स उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करेंगे, क्या आप उसको रेक्टिफाई करेंगे, दैट इज बिग क्वेश्चन। वो कैसे करना है? जैसे पार्ट बी को यूजुअली हर एक स्टूडेंट पार्ट बी को 1 घंटा देता है, पार्ट सी को 1.5 आवर देते हैं, एंड पार्ट ए को 0.5 मतलब आधा घंटा लगभग दे देता है। तो पार्ट बी को अगर आपको 1 घंटा देना है तो उसमें 50 मिनट्स तक आपको क्वेश्चंस जितने भी दिए वो सॉल्व करने का टारगेट रखना है, और लास्ट के 10 मिनट्स में जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं उन क्वेश्चंस को रिचेक करना है कि क्या आपने जो किया है वो सही किया है। इसके पीछे रीजन ये है कि जब आप क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, उसके लिए आपने समय दिया है, और बाद में जाके पता चले छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको ये चीज करनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको लास्ट के 10 मिनट में वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट को क्या होता है कि भाई लास्ट के 10 मिनट में स्टूडेंट को सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, फिर भी नए नए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है, नया क्वेश्चन जो ऑलरेडी नहीं आ रहा है उसके ऊपर एफर्ट्स डाल रहा होता है, ट्राई करता है, तो वहां से वो क्वेश्चन के आंसर के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। उसी के साथ साथ जो पीछे मिस्टेक्स की हुई है वो मिस्टेक्स वैसी की वैसी होती है, तो उस वजह से वहां पे भी स्कोर कम आता है। तो नए क्वेश्चन से बेटर है जो क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी किए हैं उसके ऊपर फिर से 5 से 10 मिनट दे दीजिए। सेम फॉर पार्ट सी, सेम फॉर पार्ट ए। एंड का छोटा सा सेक्शन, छोटा सा टाइम आप डिसाइड करके रखिएगा कि हाँ इस टाइम में मैं इस पार्ट का रिवीजन चेकिंग करूंगा, ठीक है। सो ये मैं बोलता हूं इसको 5 स्टार क्यों ना बोल दे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बंदा इसको करेगा मैं गारंटी दे सकता हूं कि उसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत तगड़ी आएगी, बहुत अच्छी आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी मैथमेटिकल साइंस का स्टूडेंट भले उसने कुछ भी प्रिपेयर ना किया हो, फिर भी वो 6 to 7 क्वेश्चन बड़े आराम से जनरल एप्टीट्यूड के सॉल्व कर सकता है। तो आपने अभी भी प्रिपेयर नहीं किया है, सिर्फ पीवाईक्यू को एक बार देख लीजिएगा, 4-5 घंटे में आपको स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी कुछ पर्टिकुलर टाइप्स क्वेश्चंस की। उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। पीवाईक्यू जो है उसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि उसी पैटर्न के क्वेश्चन बार बार जनरल एप्टीट्यूड के निकल के आते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है
डोंट मिस मार्क 15। कौन से है ये 15 मार्क्स, कोई सोच के बता सकता है? अरे भाई ये और कुछ नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन वाली बात हो रही है। कौन से 15 मार्क्स? मार्को चेन है, प्रोबेबिलिटी है, एलपीपी है। इस बेसिक चीजों से आपको मिनिमम 15 मार्क का पेपर में हमेशा पूछा जाता है। और जबकि आप एक दिन भी दे दोगे जिसने कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी आप इसके 15 मार्क्स को लेकर आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं यूनिट 4 को बिल्कुल नहीं देखूंगा पेपर सॉल्व करते टाइम। भाई उसके वो क्वेश्चंस को आपको देखना ही देखना है, क्योंकि वहां से आपके कम से कम 15 मार्क्स निकल के आ रहे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट, डियर स्टूडेंट्स, आप अगर अभी मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो फाइनल एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आपको फेस होनी है वो डायरेक्टली वहीं पे फेस करनी पड़ेगी। अगर आप अभी मॉक टेस्ट देते हो तो वो सारी प्रॉब्लम्स आप अभी फेस करोगे और बाद में एग्जाम के टाइम पे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि सारे के सारे मॉक टेस्ट जो है वो सारे मॉक टेस्ट आप लोग अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर लें, ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेहतरीन तरीके से हो जाए। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी टू सॉल्व एमसीक्यू एंड एमएसक्यू क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाते हैं, पार्ट बी का याद रखिएगा ऑप्शन जो होता है वो एमसीक्यू होता है। एक भी ऑप्शन आपको दिख जाए कि ये सही है, बाकी 3 की तरफ ज्यादा सोचे भी मत। आपको ऐसा नहीं कि हर टाइम पे ऑप्शन डी करेक्ट है, हर टाइम पे ऑप्शन डी करेक्ट है, ऐसा नहीं है। आपको अगर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर ऑप्शन 1 आपको मेक श्योर कीजिए और बहुत ध्यान से पढ़ते चलिए। ऑप्शन 1 आपको सही लगे ना, 2, 3, 4 को ज्यादा मत सोचिए, बस ओवरलुक कर लेना, आगे बढ़ लेना। तो कोशिश ऐसा नहीं कि फिर 2 को रॉन्ग करते बैठू, 3 को रॉन्ग करते बैठू, 4 को रॉन्ग करते बैठू, ऐसा नहीं करना है। हाँ, अगर आपको काउंटर एग्जांपल्स क्रिएट करवाने हैं और लास्ट वाला बचा हुआ ऑप्शन सही लिखना है तो फिर आपको ये करना ही पड़ेगा। बट अगर नहीं करना है, आपको दिख रहा है, आपको जैसे कि इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए बोल दी, जैसे कि आपको पूछा कौन सी टाइप का सिंगुलैरिटी है, तो इन चीजों के ऊपर ध्यान में रखिएगा कि एक ऑप्शन सही आ गया फिर बाकी की तरफ ना देखें। उसी के साथ साथ आप लोगों को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इसमें से कौन से सेक्शन से सॉल्व करना स्टार्ट कर ले। देखिए हर स्टूडेंट्स के माइंड में ये चलता रहता है और हर स्टूडेंट इसी को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव फील भी करता है कि मैं किससे करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा, हमेशा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पार्ट ए से स्टार्ट करके क्वालिफाई हुए हैं, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पार्ट बी से सॉल्व करके क्वालिफाई हुए, और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट जो पार्ट सी से स्टार्ट करके क्वालिफाइड हुए। तो कहां से स्टार्ट करें? इट जस्ट अ पार्ट ऑफ कंफर्टेबल जोन, वो आप लोग ला सकते हो खुद में अगर आप हर एक सेक्शन में कंफर्टेबल हो तो। अगर नहीं है, आपको लग रहा है कि मुझे जनरल एप्टीट्यूड पहले देखना है, उसको देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे मैथमेटिकल साइंस के बेसिक वाले क्वेश्चंस करने, तो पार्ट बी से सॉल्व कर दीजिएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना, पार्ट सी से कर दीजिएगा अगर आपको लग रहा है, क्योंकि पार्ट सी से स्कोर भी ज्यादा है। अगर फर्स्ट हाफ में अगर आपको यहाँ पे 70 तक क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं फर्स्ट हाफ इन द सेंस 1.5 आवर्स में, तो आपका बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उसमें पार्ट ए और पार्ट बी से आपको कम स्कोर लाना पड़ता है। तो फर्स्ट हाफ में आप बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हो, तो पार्ट सी से भी स्टार्ट करवा सकते हो। तो डिपेंड करेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इससे करोगे तो आपको बहुत तकलीफ, इससे करोगे बहुत आसान हो जाएगा। एट द एंड जाके चीजें सेम ही हो जाती है, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा, ठीक है। एंड इस चीज को भी याद रखिएगा, प्रॉपरली आप टाइम पे पहले पहुंचोगे तो आपको सारी चीजें पढ़ने को भी मिलेगी। मार्क फॉर रिव्यू, नॉट आंसर्ड एंड आंसर। आप जिस आंसर के लिए श्योर हो उसी आंसर के लिए आप लोगों को आंसर देना है। जिसके लिए आप बिल्कुल भी श्योर नहीं, आपको पता ही नहीं क्या है, तो नॉट आंसर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके अलावा मार्क फॉर रिव्यू उन स्टूडेंट्स के लिए कर ली, उन क्वेश्चंस के लिए कर लेगा जिसका आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है और अब मुझे इस क्वेश्चन को आंसर के काउंटिंग में लाना है। मतलब मैंने आंसर दे दिया ऐसा मान के चलिए, बट मुझे इसको बाद में रिव्यू भी करना है। तो रिव्यू अगर करवाना हो, मतलब आपने लेटेस्ट से कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, आपको आंसर भी आया, लेकिन आप श्योर नहीं है और आप इसको बाद में फिर से रिचेक करने वाले हैं या फिर रिचेक करना चाहते हैं, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हाँ ये क्वेश्चन मेरे से श्योरली कंप्लीट हुआ है, परफेक्ट सॉल्व हुआ है, तो उसको आंसर में आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। एंड एट द लास्ट, टाइम मैनेजमेंट, इसके बारे में क्या ही कहना। मैं चाहता हूं हर स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा सीरियसली ले, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट ने 1 साल या फिर 2 साल भी प्रिपरेशन की हो
उसको हर एक रिजल्ट याद हो, हर एक टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व किया हो, अगर उस टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ी कर देता है तो उसका रिजल्ट जो है वो नॉट क्वालिफाइड में आने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो याद रखिएगा कि टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा सीरियसली ले। और इसी के साथ साथ आप लोगों को जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए आईएफएस की मॉक टेस्ट सीरीज अभी सिर्फ और सिर्फ ₹1 में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। आपको प्रोमो कोड यूज करना है IFAS 99। तो इस प्रोमो कोड के साथ अगर आप लोग जाते हो तो ऑफकोर्स आप इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आईएफएस के लर्न फ्री के सेक्शन में डियर स्टूडेंट्स ये फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। और ये जो फ्री मॉक टेस्ट है, इस फ्री मॉक टेस्ट को हम कल दोपहर को लाइव यूट्यूब चैनल पे देखने वाले हैं, इसके सॉल्यूशंस लिखने वाले हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो मॉक टेस्ट है ये आज ही लर्न फ्री के सेक्शन में अटेम्प्ट कर लीजिएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करके कल हमारा जो दोपहर का यूट्यूब लाइव होगा उस यूट्यूब लाइव के सेशन में हम इस मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।